गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे 3 जो फर्स्ट लेसन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब जो शुरुआत के तीनों लेसन जो हमारे थे वो बहुत ही एक्सप्लेनेशन ज़्यादा था, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स थे कि जो डिटेल में हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो लेसन था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये हम 5th लेसन से 5th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, है ना। एनवायरनमेंट के बारे में कुछ ना कुछ हमने हर स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। इकोसिस्टम पढ़ा हमने, फूड चेन, है ना। ये सारे टॉपिक्स हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं। पोल्यूशन, फिर किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी होती है, किस तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं, है ना। अब ये जो अभी हम जो सीखने वाले हैं ये है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें हमें पर्टिकुलर ये देखना है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें जो इकोसिस्टम होते हैं, जो फूड चेन्स होते हैं, हाँ, वो सब हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी होती है, उसे हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इसमें सीखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी टॉपिक है। ओके, विल डायरेक्टली गो टू द इकोसिस्टम और रिव्यू। पेज नंबर 36, इसमें आपको 4.1 डायग्राम दिख रही है, फूड चेन। ये हम लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखी हुई है ना। इसमें हमने क्या देखा था कि एक जो एनिमल होता है वो दूसरे एनिमल पे अपने फूड के लिए डिपेंड होता है। इस तरीके से हर कोई किसी न किसी के ऊपर फूड के लिए डिपेंड होता है। तो इस तरीके से ये क्या बनती जाती है, फूड चेन बनती जाती है। और इसमें थोड़ा सा भी अगर कोई डिस्टर्ब हो गया, अगर कोई भी एक लेवल डिस्टर्ब हो गई तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जो इकोसिस्टम है ये हम ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में 9th क्लास में सीख चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इकोसिस्टम भी हम लोगों ने सीखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए हमें सिर्फ छोटा सा रिव्यू दिया हुआ है, थोड़ा सा हमको क्या कर रहे हैं, रिकॉल करवा रहे हैं। ओके, ecosystem is formed by biotic and abiotic factors and their interactions with each other। ये भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में हमने सीखा हुआ है कि इकोसिस्टम में बायोटिक यानी कि जैविक और बायोटिक यानी अजैविक, मतलब जो नॉन लिविंग है वो और लिविंग है वो, ये दोनों फैक्टर्स से इकोसिस्टम बनती है और दोनों आपस में कनेक्टेड है। दोनों में से एक में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगी। ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। हमने पहले कहा था अगर कोई एक लेवल भी डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी इकोसिस्टम प्रॉब्लम में आ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसी वजह से हर एक जो फैक्टर है, हर एक जो लेवल है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स, producers like plants are important. Herbivores like deer, goats, sheep, cattle, horses, camels, etc. feeding upon producers are also important. Herbivorous मतलब ये आपने डिटेल में सीखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे। हर्बीवोरस मतलब जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो ये जो प्लांट्स है जैसे कि डियर है, गोट है, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स, ये जो हर प्लांट्स, ये जो एनिमल्स है ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। उनका जो न्यूट्रिशन है उन्हें सिर्फ प्लांट से ही मिलता है, वो किसी और प्राणी को नहीं खाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हर्बीवोरस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीडेटर्स लाइक लॉयन एंड टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। प्रीडेटर्स यानी कि जिन्हें और ऊपर कोई खा नहीं सकता, सबसे अपेक्स एनिमल जो होते हैं लाइक लॉयन एंड टाइगर, इन्हें कोई खा नहीं सकता है। वो नेचुरली अगर इनकी डेथ होती है किसी वजह से तो ही इनकी डेथ होती है, अदरवाइज इनको कोई और ऊपर खा नहीं सकता। तो ये जो है ये भी प्लांट्स, ये भी एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से अ क्वेश्चन मे अराइज इन योर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर्स फाउंड इन नेचर, organisms present in the filthy places, termites, insects present in dung are really useful। मतलब ये जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं इनके बारे में तो हमने बात करी, लेकिन जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो टर्माइट्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, ये सब क्या सच में इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। However, those organisms are also important though they are dirty। अगर वो बहुत गंदे भी लगते हैं, बहुत गंदे होते हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग एनवायरनमेंट। अगर वो ना रहे तो एनवायरनमेंट पूरा गंदा हो जाएगा, क्योंकि यही छोटे छोटे इंसेक्ट्स की वजह से, इन टर्माइट्स की वजह से ही क्या होता है,
जो डेड बॉडीज़ वगैरह होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो पाती है और एनवायरनमेंट क्लीन होता है। अगर ये छोटे छोटे एनिमल्स ना रहे तो क्या हो जाएगा, वो वैसे ही सड़ते रहेंगे और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिसीजेस तैयार होते जाएंगे, राइट। इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज़ ड्यू टू दिस फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस, हेंस वी शुड केयर फॉर दिस फैक्टर्स। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए, इनकी केयर करना ही चाहिए। और ये लेसन में हमें पर्टिकुलर यही सीखना है कि हम लोग किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को, अपने इकोसिस्टम को हेल्दी बना के रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। ओके, नाउ सी द पेज नंबर 37। इस पे जो चार्ट दिया है, हम पहले तो हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही था, लेकिन अभी ये आपके सिलेबस में से ओके। सो ये जो इकोसिस्टम वाला कंप्लीट द चार्ट वाला टॉपिक है, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद उसके अबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल केमिकल फैक्टर्स, उसके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फैक्टर्स, और फिर बायोटिक में ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ये सारा आपने 9th क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ है, वही आपको इसमें फिल करना है। वैसे मैंने कहा कि ये निकाल दिया गया है, लेकिन बेटर वे, सेफ वे आपको क्या करना है, ये कॉलम अपनी कॉपी में उतार के रख देना है, ओके। क्योंकि ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Paddy is cultivated on large scale in the various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by grasshopper. Paddy field मतलब जो खेत जो होते हैं उसमें जो जो जिसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह होता है, इस तरीके के जो पैडी फील्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा ये कल्टीवेट करते हैं और इसके ऊपर ग्रास ऊपर का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। अभी आपको पता होगा जब कोरोना आया था नया नया, उस समय भी हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रास ऊपर्स जो कीड़े होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अटैक किए थे। इतना आज तक कभी इतना अटैक नहीं हुआ था ग्रास ऊपर से, इतना ज़्यादा अटैक हुआ था उस समय। तो ये क्या करते हैं, ये जो ग्रास ऊपर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उस जो खेत है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जितना भी वहाँ पर अनाज उगाया होगा वो पूरे अनाज को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिमिलरली फ्रॉग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द मड ऑफ पैडी फील्ड। ये जो फ्रॉग होते हैं ये भी क्या होता है, पैडी फील्ड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। टू फीड अपॉन ग्रास ऊपर, अगर ग्रास ऊपर ज़्यादा है तो वो जो फ्रॉग्स है वो क्या करते हैं, ग्रास ऊपर को ही खाते हैं। तो अगर बहुत सारे ग्रास ऊपर है तो फ्रॉग क्या करेंगे, उनका फीडिंग बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ग्रास ऊपर को ही खा रहे हैं। एंड स्नेक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर इन टू फीड अपॉन देयर फेवरेट फूड फ्रॉग। मतलब ये फूड चेन बताई है आपको, राइट। सो क्या बोला है कि ग्रास ऊपर, एक तो पैडी फील्ड है, मतलब वो क्या है, प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर कौन फीड कर रहा है, हर्बीवोरस, ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग्स खा रहे हैं। फ्रॉग के लिए कौन है, स्नेक है, राइट। सो ये क्या बन गई है, फूड चेन बन गई है। नाउ द क्वेश्चन इज देयर कि हाउएवर इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ अ सडन, तो क्या होगा, अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा है कि अगर कोई भी एक लेवल कम हो जाती है तो उसको खाने वाला और वो जिसको खाता है वो भी दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जैसे फ्रॉग का एग्जांपल दिया है, फ्रॉग क्या कर रहा है, ग्रास ऊपर को खा रहा है। अब अगर फ्रॉग कम हो गए तो क्या हो जाएगा, ग्रास ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इस वजह से वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे खेत का, राइट। और अगर फ्रॉग कम हो गए तो किसको खाना कम मिलेगा, स्नेक को खाना कम मिलेगा, क्योंकि वो क्या खाते हैं, फ्रॉग को ही खाते हैं। तो अगर फ्रॉग कम हो गए तो स्नेक को खाना नहीं मिलेगा और इसकी वजह से क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब कोई एक लेवल भी कम हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी ये फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। नाउ सी द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। द लास्ट पैराग्राफ। Environment is a broad concept. Physical, chemical and biological factors affecting the living organism in any possible way is collectively called as environment. मतलब हम लोग environment मतलब क्या कहते हैं, सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स नहीं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जहाँ जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स है, फिज़िकली, केमिकली और बायोलॉजिकली जो अगर हमें इफ़ेक्ट करते हैं, तो उन सब को मिला के कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं इसको, राइट। अगर हम लोग बार बार बोल रहे हैं इकोसिस्टम, तो उसको हमने सबसे पहले ही बोला था कि एनवायरनमेंट मतलब, इकोसिस्टम मतलब क्या है, एक बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर दोनों को मिला के ही ये बनता
है। मिट्टी या पानी या हवा, इन तीनों के बगैर हम लोग रह सकते हैं क्या? सूर्य प्रकाश के बगैर हम लोग रह सकते हैं क्या? नहीं। और ये क्या है? सब अबायोटिक फैक्टर्स है। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन हमें ज़िंदा रहने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारे को कलेक्टिवली मिलके हम क्या कहते हैं? इन शॉर्ट द एनवायरनमेंट इज़ द कंडीशन इन सराउंडिंग, यानी कि हमारे आजू बाजू जितनी भी कंडीशन आती है उस सब को मिला के हम क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट कहेंगे। उसमें हम भी आ गए, हम लिविंग थिंग्स भी उसमें आ गए हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड आवर इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स मेनी बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। जो भी नेचुरल चीज़ें भी होती है अबायोटिक्स में वो भी, और आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती है वो भी, मतलब हमारी मैन मेड चीज़ें जो होती है वो भी। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को क्या करती है? अफेक्ट करती है। इसलिए सबको मिला के क्या बनेगा? एनवायरनमेंट बनेगा। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वन इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अदर इज़ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट हम दोनों दोनों चीज़ें नाम से ही समझ में आती है। नेचुरल मतलब जो नेचुरली बने हुए हैं, नैसर्गिक है ना, प्राकृतिक है, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल एनवायरनमेंट। और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनाया हुआ, जो नेचुरल नहीं है वो आर्टिफिशियल, मतलब जो हमारी मैन मेड तरीके से बना हुआ है, या मैन मेड कुछ प्रॉब्लम की, मैंस की कुछ लिविंग थिंग्स की कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे लिविंग थिंग्स के कारण कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट चेंज होता है। जैसे हम जनरली एग्जांपल एक है पॉपुलेशन, राइट? तो ये क्या है? पॉपुलेशन भी एनवायरनमेंट में आएगा, पर वो कैसा है? मैन मेड है, वो नेचुरली था का नहीं, वो हमारी गलतियों की वजह से पॉपुलेशन हुआ है एनवायरनमेंट में। तो इस तरीके से क्या हुआ? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो हमें क्या करना है? ये दोनों ही एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से समझना है, इसका आपस में संबंध समझना है, रिलेशनशिप समझना है, और फिर हम इसे किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं वो हमें इस लेसन में देखना है। ओके, now see the page number 38. Natural environment consists of air, atmosphere, water, land, living organisms etc. जो भी हमें नेचर से मिला है वो सारा किस में आएगा? नेचुरल एनवायरनमेंट में। कंटिन्यूस इंटरैक्शंस अकर्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। हमने पहले भी बात करी थी कि बायोटिक जो फैक्टर्स है वो कभी अबायोटिक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, और वैसे ही अबायोटिक फैक्टर्स को भी बायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो इनके बीच में क्या होता है? कंटिन्यूसली इंटरैक्शन होता रहता है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। देयर इंटरैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो किससे अफेक्ट होता है? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से। डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली हो सकता है। बेसिकली एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। ये हमें पता है। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। ये जो डेफिनेशन है आपको अंडरस्टैंड करनी है, अच्छे से समझनी है, कॉपी में लिखनी है, ये बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा साइंस है ब्रांच, एक साइंस का ऐसा ब्रांच है वहाँ पर किसकी स्टडी की जाती है? जो बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है, इसकी स्टडी जहाँ की जाती है उसे कहते हैं इकोलॉजी। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। जो बेसिक स्टडी होती है इसकी वो क्या होती है? इकोसिस्टम होती है। डिफरेंट इकोसिस्टम को पढ़ने के बाद ही हम इकोलॉजी को समझ सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हर इकोसिस्टम में अलग अलग अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, राइट? एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। हमने बहुत सारे इकोसिस्टम पढ़े थे 9th क्लास में, है ना? वाटर वाले, ग्रासलैंड वाले, राइट? इस तरीके से बहुत सारे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में होते हैं। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लासेस। ओके, अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम वेयर एज द अर्थ इज द लार्ज इकोसिस्टम। हमें पता है अगर छोटा सा गड्ढा भी होगा तो भी उसमें एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम होती है, क्योंकि उसमें अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, और उनका आपस में इंटरेक्शन भी होता है। इसी तरीके से एक छोटा सा पॉन्ड भी है, तालाब भी है, तो वो खुद भी क्या है? एक इकोसिस्टम है। और एक अगर कंप्लीट हम अर्थ के बारे में भी बात करते हैं तो वो भी क्या है? एक पूरी इकोसिस्टम कहलाई जाएगी। In brief, biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area and their interaction collectively constitute the ecosystem.
इसी का मतलब क्या है कि बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स जो है वो पर्टिकुलरली कोई ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई भौगोलिक एरिया, मतलब अर्थ के ऊपर उनको एक पर्टिकुलर कोई एरिया होता है जिसके ऊपर वो उस इकोसिस्टम को वो पूरी तरीके से परफॉर्म कर सकती है। जो बायोटिक फैक्टर से अबायोटिक फैक्टर से उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। Okay, now see, the environmental balance is maintained through continuous operation of various natural cycles like water cycle, carbon cycle, gaseous cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle, etc. ये cycles भी हमने पिछले साल बहुत डिटेल में पढ़े हैं। इसमें भी हमने देखा है कि बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स दोनों से मिला के ही ये साइकिल्स तैयार होते हैं और उन्हीं की वजह से ये कंटिन्यूसली चलते हैं। एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम। ये भी हमें पता है कि फूड चेन अगर प्रॉपर चलती रही तो ही क्या होगी, इकोसिस्टम अच्छे से चल पाएगी, राइट। नाउ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। मैंने पहले भी बताया कि हम लोग ज़िंदा हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन हवा, पानी, लाइट, इसके बगैर हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं क्या? नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये नेचर जो है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसके बगैर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। हेंस इट इज़ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर खुद को ज़िंदा रखना है, खुद को एग्जिस्टेंस में रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर को कंजर्व करना पड़ेगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारे लालच में हम नेचर को ही ख़त्म कर रहे हैं। इट इज़ सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर generations and not as an ancestral property from our ancestor. Hence we should not forget to conserve it for ourselves and for future generation. ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है कि हमारी जो अर्थ है ये क्या है, हमें हमारी आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए, उनके थ्रू हमें ये लीज़ पे मिली है। लीज़ मतलब क्या होता है, उधार लेना होता है ना। पर हम क्या कहते समझते हैं कि ये अर्थ जो है वो हमारे एंसेस्टर से, मतलब हमारे पूर्वजों से हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के जैसे मिली है, पैतृक संपत्ति जिसे बोलते हैं, जो हमें खानदानी पैतृक संपत्ति रहती है ना, उस तरीके से हमें मिली है हमारे पुराने लोगों से। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है एक्चुअली, ये हमने लीज पे ली है। अगर हम ये चीज़ याद रखेंगे तभी हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए इस अर्थ को संभाल के रख सकेंगे, उनके लिए कुछ बचा के रख सकेंगे। ठीक है, अगर हम ये समझते हैं कि हमारी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम क्या करते हैं, इसे कैसे भी यूज़ करते हैं। हमारा लालच हमें इसको और ज़्यादा ख़राब करने में मजबूर करता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि ये जो अर्थ है ये हमारी आगे की जनरेशन के लिए हमें सेव करनी है, कंजर्व करनी है, ताकि ये उनके लिए आगे बचे रहें। ठीक है, इसीलिए हमें हमारी अर्थ को, हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, उसका संरक्षण करना पड़ेगा, तभी जाके ये बचेगी और हमारे आने वाली जनरेशन को इस अर्थ का, इस इकोसिस्टम का यूज़ हो पाएगा। वरना हम आज हमारे सेल्फिशनेस की वजह से क्या करेंगे, आज ही अर्थ को पूरी तरीके से ख़राब करके रख देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को, अर्थ को बचाना है। सो इसका आगे का जो टॉपिक है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इसमें हमें देखना है हम किस तरीके से अर्थ को, एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर इसके पहले के जो तीनों लेसन के वीडियो आपको अगर नहीं मिले हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। नीचे जो रेड कलर की बटन आती है सब्सक्राइब की, तो उससे आपको पहले के वीडियो और आगे आने वाली वीडियो के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके।